नमस्कार दोस्तों, मैं नीतू विश्वकर्मा आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल SSR सुपर क्लासेस में। तो कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जो वीडियो क्रिया के जो वीडियो नंबर 5 है उसमें हम लोग विशेषण की परिभाषा पढ़ चुके थे। अब आइए हम लोग आज विशेषण के भेद जानते हैं। तो देखिए आज जो है विशेषण के भेद। देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे विशेषण के भेद। देखिए जो विशेषण के दो भेद हैं। देखिए इसके जो है दो भेद हैं। देखिए इसके जो दो भेद हैं, तो पहला जो है स्थान के आधार पर और दूसरा जो है संरचना के आधार पर। देखिए जो पहला है स्थान के आधार पर, स्थान के आधार पर और दूसरा जो है संरचना के आधार पर। देखिए विशेषण के जो भेद हैं वह विशेषण के जो दो भेद हैं। पहला जो है स्थान के आधार पर और दूसरा जो है संरचना के आधार पर। तो ये जो पहला है स्थान के आधार पर। देखिए पहला हम लोग पढ़ेंगे स्थान के आधार पर। देखिए स्थान के आधार पर, स्थान के आधार पर विशेषण के भेद। तो ये जो स्थान के आधार पर विशेषण के जो इसके भी दो भेद हैं। देखिए इसके जो दो भेद हैं। कि स्थान के आधार पर विशेषण के भेद। तो स्थान के आधार पर विशेषण के दो भेद हैं। जो इसमें पहला स्थान के आधार पर विशेषण के भेद। तो स्थान के आधार पर विशेषण के जो दो भेद हैं, तो इसका जो पहला भेद है उद्देश्य विशेषण। पहला जो है उद्देश्य विशेषण। पहला जो है उद्देश्य विशेषण की परिभाषा देखिए। देखिए जो स्थान के आधार पर विशेषण के भेद। तो स्थान के आधार पर विशेषण के दो भेद हैं। देखिए इसमें जो पहला भेद है उद्देश्य विशेषण। तो इसकी परिभाषा जो है
हम कह सकते हैं कि उद्देश्य विशेषण वे शब्द हैं जो संज्ञा या सर्वनाम के पहले आकर उसकी विशेषता बताते हैं। जो संज्ञा या सर्वनाम के पहले आकर उसकी विशेषता बताते हैं। तो यह समझने के लिए है। तो चलिए हम इसकी परिभाषा देखते हैं। इसकी परिभाषा जो है, यदि वाक्य में विशेषण विशेष से पहले आ जाए, यदि वाक्य में विशेषण विशेष से पहले आ जाए, विशेषण विशेष से पहले आ जाए तो उसे उद्देश्य विशेषण कहते हैं। उसे उद्देश्य विशेषण कहते हैं। उद्देश्य विशेषण कहते हैं। देखिए, उद्देश्य विशेषण, यदि वाक्य में विशेषण विशेष से पहले आ जाए तो वह उद्देश्य विशेषण होता है। तो इसका उदाहरण देखिए। देखिए, इसका उदाहरण जो है, आज सुहावना मौसम है। आज सुहावना मौसम है। देखिए, जो इसका उदाहरण आज सुहावना मौसम है, तो इसमें देखिए जो सुहावना है वह विशेषण है और मौसम जो है विशेष है। देखिए, जो सुहावना है वह जो विशेषण है और मौसम जो है वह विशेष है। तो देखिए, जो आज सुहावना मौसम है, तो देखिए जो सुहावना मौसम में यह मौसम की विशेषता बता रहा है कि सुहावना मौसम है। तो इसलिए जो सुहावना है वो विशेषण है और मौसम जो है विशेष है। तो ये दूसरा उदाहरण देखते हैं। यह बहुत मीठा आम है। देखिए, यह बहुत मीठा आम है। तो इसमें देखिए जो मीठा है, मीठा जो है विशेषण है और देखिए आम जो है वह विशेष है। कि यह बहुत मीठा आम है। तो देखिए यहाँ जो है आम की विशेषता बताई जा रही है कि आम जो बहुत मीठा है। तो देखिए यहाँ जो मीठा है वह विशेषण है और आम जो है विशेष है। तो देखिए इसकी परिभाषा में जो है कि यदि वाक्य में विशेषण विशेष से पहले आ जाए, यदि वाक्य में विशेषण विशेष से पहले आ जाए तो वह उद्देश्य विशेषण होता है। तो देखिए यहाँ जो है विशेषण विशेष से पहले आया है। तो इसका एक और उदाहरण देखते हैं।
इसका उदाहरण जो देखिए, गाय मीठा दूध देती है। देखिए, गाय मीठा दूध देती है। इसमें देखिए, जो गाय मीठा दूध देती है, देखिए इसमें मीठा जो है वह देखिए विशेषण है और दूध जो है विशेष्य है। देखिए, यहाँ जो दूध की विशेषता बताई जा रही है, दूध मीठा है, तो गाय मीठा दूध देती है, तो यह जो है मीठा जो है विशेषण है और दूध जो है विशेष्य है। तो देखिए, जो यहाँ परिभाषा में यदि वाक्य में विशेषण विशेष से पहले आ जाए, देखिए यहाँ विशेषण जो है विशेष से पहले आया है। तो चलिए इसको हम एक बार दोहराते हैं। देखिए, विशेषण के भेद, विशेषण के जो है दो भेद हैं। देखिए, पहला जो स्थान के आधार पर और दूसरा जो है संरचना के आधार पर। देखिए, पहला जो स्थान के आधार पर विशेषण के भेद, तो स्थान के आधार पर विशेषण के भी दो भेद हैं। देखिए, पहला जो उद्देश्य विशेषण, परिभाषा देखिए, यदि वाक्य में विशेषण विशेष से पहले आ जाए तो उसे उद्देश्य विशेषण कहते हैं। यदि वाक्य में विशेषण विशेष से पहले आ जाए तो उसे उद्देश्य विशेषण कहते हैं। तो इसका उदाहरण जो है, गाय मीठा दूध देती है। देखिए, इसमें मीठा जो है विशेषण है और दूध जो है विशेष्य है। और दूसरा उदाहरण जो है, आज सुहावना मौसम है। तो आज सुहावना मौसम है, तो यहाँ जो मौसम की विशेषता बताई जा रही है सुहावना। देखिए, जो सुहावना वो विशेषण है और मौसम जो है विशेष्य है। देखिए, यह बहुत मीठा आम है, तो यह बहुत मीठा आम है, तो जो यहाँ आम की विशेषता बताई जा रही है। तो देखिए, जो मीठा है वह विशेषण है और आम जो है विशेष्य है। तो चलिए हम इसको मिटाते हैं। देखिए, इसका दूसरा भेद जो है विधेय विशेषण। देखिए, इसका दूसरा भेद जो है विधेय विशेषण। विधेय विशेषण इसकी परिभाषा देखिए, इसकी परिभाषा देखिए, जो हम कह सकते हैं कि यह वह विशेषण है जो संयोजक क्रिया के बाद आता है। यह वह विशेषण है जो संयोजक क्रिया के बाद आता है और विधेय के भीतर कर्ता का वर्णन करते हैं और विधेय के भीतर जो है कर्ता का वर्णन करते हैं। तो यह हमने जानने के लिए बताया है और आसान भाषा में हम इसकी परिभाषा लिखते हैं। देखिए, यदि वाक्य में विशेष विशेषण से पहले आ जाए, तो देखिए, यदि वाक्य में विशेष विशेषण से पहले आ जाए, यदि वाक्य में विशेष विशेषण से पहले आ जाए विशेषण से पहले आ जाए तो उसे विधेय विशेषण कहते हैं।
विधेय विशेषण कहते हैं। विधेय विशेषण कहते हैं। देखिए जो है विधेय विशेषण, यदि वाक्य में विशेष विशेषण से पहले आ जाए, यदि वाक्य में विशेष विशेषण से पहले आ जाए तो उसे विधेय विशेषण कहते हैं। तो चलिए इसका उदाहरण देखते हैं। तो ये इसका उदाहरण देखते हैं। देखिए इसका उदाहरण जो है, इसका उदाहरण जो आज मौसम सुहावना है। आज मौसम सुहावना है। तो देखिए जो आज मौसम सुहावना है, तो इसमें देखिए जो मौसम जो है विशेष्य है और सुहावना जो है विशेषण है। देखिए इसमें मौसम जो है विशेष्य है और सुहावना जो है विशेषण है। देखिए यहाँ जो है विशेषण विशेष्य से पहले, विशेषण से पहले विशेष्य आया है, तो इसलिए जो है विधेय विशेषण हो गया। तो देखिए इसकी परिभाषा में जो है, यदि वाक्य में विशेष विशेषण से पहले आ जाए, यदि वाक्य में विशेष विशेषण से पहले आ जाए तो उसे विधेय विशेषण कहते हैं। तो इसका दूसरा उदाहरण देखिए। देखिए यहाँ जो चांदी असली है, तो इसमें देखिए जो चांदी है वह विशेष्य है और असली जो है विशेषण है। देखिए इसमें जो चांदी जो है विशेष्य है और असली जो है विशेषण है। देखिए जो चांदी असली है, तो चांदी में देखिए चांदी जो है विशेष्य है और असली जो है विशेषण है। देखिए इसका अगला उदाहरण, यह आम बहुत मीठा है। देखिए यह आम बहुत मीठा है। तो देखिए इसमें जो है आम है वह विशेष्य है और मीठा जो है विशेषण है। देखिए आम जो है विशेष्य है और मीठा जो है विशेषण है। आम की जो है विशेषता बताई जा रही है कि आम बहुत मीठा है, तो इसमें आम जो है विशेष्य है और मीठा जो है विशेषण है। तो चलिए एक बार हम इसको दोहराते हैं। स्थान के आधार पर विशेषण के भेद, तो स्थान के आधार पर विशेषण के दो भेद हैं, तो जो हम पहला पढ़े हैं, और दूसरा जो है विधेय विशेषण। इसकी परिभाषा जो है, यदि वाक्य में विशेष विशेषण से पहले आ जाए तो उसे विधेय विशेषण कहते हैं। यदि वाक्य में विशेष विशेषण से पहले आ जाए तो उसे विधेय विशेषण कहते हैं।
इसका उदाहरण देखिए, जैसे आज मौसम सुहावना है, तो यहाँ जो है मौसम की विशेषता बताई जा रही है कि आज मौसम सुहावना है। तो इसमें मौसम जो है देखिए विशेष्य है और सुहावना जो है विशेषण है। दूसरा जो चांदी असली है, तो इसमें जो है चांदी की विशेषता बताई जा रही है। तो देखिए चांदी जो है विशेष्य है और असली जो है विशेषण है। और देखिए यह आम बहुत मीठा है, तो यहाँ जो आम की विशेषता बताई जा रही है कि आम बहुत मीठा है। देखिए जो यहाँ आम है वह विशेष्य है और मीठा जो है विशेषण है। तो चलिए हम इसको मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखिए आप लोग कमेंट करके बताइए कि निम्न में से निम्न में से कौन सा विधेय उद्देश्य विशेषण है। निम्न में से कौन सा विधेय उद्देश्य विशेषण है। विधेय उद्देश्य विशेषण है। तो देखिए आप लोग कमेंट करके बताइए कि निम्न में से कौन सा विधेय उद्देश्य विशेषण है। तो यह व्यक्ति बहुत ईमानदार है, कि यह व्यक्ति बहुत ईमानदार है। यह व्यक्ति बहुत ईमानदार है। देखिए दूसरा जो है, यह बहुत ईमानदार व्यक्ति है। देखिए आपको कमेंट करके बताना है कि निम्न में से कौन सा विधेय उद्देश्य विशेषण है। तो इसमें जो पहला यह व्यक्ति बहुत ईमानदार है और दूसरा जो यह बहुत ईमानदार व्यक्ति है। देखिए इसको आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो चलिए हम इसको मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखिए दूसरा जो है संरचना एवं प्रयोग के आधार पर संरचना एवं प्रयोग के आधार पर विशेषण के भेद। देखिए संरचना एवं प्रयोग के आधार पर विशेषण के भेद। तो संरचना एवं प्रयोग के आधार पर विशेषण के जो 4 भेद हैं, इसके जो 4 भेद हैं,
4 भेद हैं। देखिए इसके जो संरचना एवं प्रयोग के आधार पर विशेषण के 4 भेद हैं। तो इसमें देखिए जो पहला भेद है संख्यावाचक विशेषण। इसका जो पहला भेद है, पहला जो है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण। देखिए जो संख्यावाचक विशेषण, देखिए संख्यावाचक विशेषण की परिभाषा जो है, इसके शब्दों में पता चल रहा है कि इसमें संख्या ली जाती है। संख्यावाचक विशेषण, इसकी परिभाषा जो है, मतलब हम कह सकते हैं कि इसके शब्दों में पता चल रहा है कि इसमें संख्या ली जाती है। देखिए इसकी परिभाषा जो है, ऐसे विशेषण जो किसी संख्या का बोध कराते हैं। ऐसे विशेषण जो किसी संख्या का बोध कराते हैं। जो किसी संख्या का बोध कराते हैं। संख्या का बोध कराते हैं। देखिए संख्यावाचक विशेषण, ऐसे विशेषण जो किसी संख्या का बोध कराते हैं। तो जो इसके भी 2 भेद हैं। संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद हैं। ये इसके 2 भेद हैं। इसके 2 भेद हैं। इसके 2 भेद हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो देखिए पहला जो है निश्चित संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण। देखिए जो संख्यावाचक विशेषण, जो इसके भी 2 भेद हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो देखिए निश्चित संख्यावाचक विशेषण जो है, इसमें निश्चित संख्याओं को रखा गया है। इसमें जो है निश्चित संख्याओं को रखा गया है। इसमें जो है, इसमें निश्चित संख्याओं को रखा गया है। संख्याओं को रखा गया है। देखिए इसमें जो है निश्चित संख्याओं को रखा गया, जैसे 2, 4, 8, 10। देखिए इसमें जैसे हो गया निश्चित संख्या है, 2 हो गया, 4। देखिए इसमें जो है निश्चित संख्या है, हम गिन सकते हैं 4, 2, 7, 8। इत्यादि।
देखिए निश्चित संख्यावाचक विशेषण, इसमें निश्चित संख्याओं को रखा गया है। तो निश्चित संख्याओं को रखा गया है जिसकी गिनती की जा सकती है, जैसे 1 2 3 4 5 1000, ये सब हम लोग गिन सकते हैं। तो यह जो है निश्चित संख्यावाचक विशेषण हो गया। तो देखिए इसको कई वर्गों में बांटा गया है। इसको कई वर्गों में बांटा गया है। देखिए इसको जो है कई वर्गों में बांटा गया है। तो इसका जो है पहला जो है क्रमबोधक निश्चित संख्यावाचक, इसका जो है पहला जो है क्रमबोधक निश्चित संख्यावाचक, पहला जो है देखिए क्रमबोधक निश्चित संख्यावाचक। क्रमबोधक निश्चित संख्यावाचक। तो देखिए इसका जो पहला है क्रमबोधक निश्चित संख्यावाचक, यह जो हमेशा क्रम में होते हैं। देखिए यह जो है यह हमेशा क्रम में होते हैं, हमेशा क्रम में होते हैं। ये जैसे हो गया, जैसे हो गया पहला, दूसरा, तीसरा इत्यादि। तो देखिए जो निश्चित संख्यावाचक विशेषण है, इसमें निश्चित संख्याओं को रखा गया है जैसे जिसकी गिनती की जा सकती है। तो इसकी निश्चित संख्या है तो हम गिन सकते हैं 1 2 3 4 5। तो देखिए जैसे इसमें हो गया 2 4 7 100 8 इत्यादि। और देखिए इसका जो इसके कई वर्गों में रखा गया है, मतलब इसको कई वर्गों में रखा गया है। देखिए पहला जो है क्रमबोधक निश्चित संख्यावाचक, क्रमबोधक निश्चित संख्यावाचक जो है यह हमेशा क्रम में होते हैं, यह जो हमेशा क्रम में होते हैं, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा इत्यादि। देखिए जो संरचना एवं प्रयोग के आधार पर विशेषण के भेद, तो संरचना एवं प्रयोग के आधार पर विशेषण के जो 4 भेद हैं। देखिए इसका जो पहला भेद है संख्यावाचक विशेषण। तो इसकी परिभाषा देखिए, ऐसे विशेषण जो किसी संख्या का बोध कराते हैं, ऐसे विशेषण जो किसी संख्या का बोध कराते हैं। तो इसके भी जो 2 भेद हैं। पहला भेद जो है निश्चित संख्यावाचक विशेषण, तो इसमें निश्चित संख्याओं को रखा गया है जिसकी गिनती की जा सकती है। और देखिए जो इसको कई वर्गों में बांटा गया है। देखिए इसका जो पहला क्रमबोधक निश्चित संख्यावाचक, यह हमेशा क्रम में होते हैं, यह जो हमेशा क्रम में होते हैं, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा इत्यादि। तो चलिए हम इसको मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं।
देखिए इसका जो हम लोग अब दूसरा जो है आवृत्ति बोधक निश्चित संख्यावाचक विशेषण, दूसरा जो है आवृत्ति बोधक संख्यावाचक विशेषण, आवृत्ति बोधक संख्यावाचक विशेषण। देखिए आवृत्ति बोधक संख्यावाचक विशेषण, तो यह हमेशा देखिए आवृत्ति बोधक संख्यावाचक विशेषण जो है यह जो हमेशा गुने में लिखी जाती है, यह हमेशा गुने में लिखे जाते हैं। देखिए यह जो हमेशा गुने में लिखे जाते हैं, जैसे हो गया 2 गुना 2 गुना 4 गुना 5 गुना इत्यादि। तो देखिए यह जो हमेशा गुने में लिखे जाते हैं, जैसे 2 गुना 4 गुना 5 गुना इत्यादि। देखिए अब जो हम इसको दोहराते हैं संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण जो इसकी परिभाषा जो ऐसे विशेषण जो किसी संख्या का बोध कराते हैं। इसके जो 2 भेद हैं, तो निश्चित और अनिश्चित। तो हम लोग जो निश्चित में जो ये इसको कई वर्गों में रखा गया, तो निश्चित का जो हम लोग निश्चित संख्यावाचक विशेषण, तो इसको जो है कई वर्गों में रखा गया है। तो इसका जो हमने पहला पढ़ चुके हैं, और दूसरा जो है आवृत्ति बोधक संख्यावाचक विशेषण, तो यह हमेशा गुने में लिखे जाते हैं। तो जैसे हो गया 2 गुना 4 गुना 5 गुना इत्यादि। चलिए अब इसको मिटाते हैं और अगला देखते हैं। देखिए जो इसका तीसरा वाला है समूह बोधक निश्चित संख्यावाचक विशेषण। इसका जो तीसरा है समूहवाचक इसका तीसरा जो समूह बोधक निश्चित संख्यावाचक विशेषण। इस समूह बोधक संख्यावाचक विशेषण। समूह बोधक संख्यावाचक विशेषण। तो देखिए समूह बोधक संख्यावाचक विशेषण, देखिए समूह बोधक देखिए जो है समूह बोधक संख्यावाचक विशेषण।
ये विशेषण समूह बोधक निश्चित संख्या वाचक विशेषण, तो यह हमेशा ग्रुप में पाए जाते हैं। यह जो हमेशा ग्रुप में पाए जाते हैं कि यह हमेशा ग्रुप में पाए जाते हैं। हमेशा ग्रुप में पाए जाते हैं। तो देखिए समूह बोधक निश्चित संख्या वाचक विशेषण यह हमेशा ग्रुप में पाए जाते हैं। जैसे देखिए इसमें जैसे हो गया तीनों, जैसे हो गया तीन लोगों का समूह, तीन लोगों का समूह, तीनों, चारों, पांचों इत्यादि। तो देखिए अब इसको एक बार दोहराते हैं। इसे समूह बोधक निश्चित संख्या वाचक विशेषण यह हमेशा ग्रुप में पाए जाते हैं। यह हमेशा ग्रुप में पाए जाते हैं। जैसे हो गया तीनों, मतलब तीनों का मतलब तीन लोगों का समूह, चारों, पांचों इत्यादि। तो चलिए हम इसको मिटाते हैं और आगे देखते हैं। देखिए इसका जो चौथा है प्रत्येक बोधक निश्चित संख्या वाचक विशेषण। तो देखिए जो चौथा है प्रत्येक बोधक निश्चित संख्या वाचक विशेषण। निश्चित संख्या वाचक विशेषण देखिए प्रत्येक बोधक निश्चित संख्या वाचक विशेषण, तो यह हमेशा एक का बोध कराता है। यह जो है हमेशा एक का बोध कराता है। यह हमेशा एक का बोध कराता है। यह हमेशा एक का बोध कराता है। जैसे हो गया एक एक, हर एक, जैसे हो गया एक एक, हर एक, जैसे हो गया एक एक, हर एक इत्यादि। चलिए एक बार इसको दोहरा लेते हैं। प्रत्येक बोधक निश्चित संख्यावाचक विशेषण। प्रत्येक बोधक निश्चित संख्यावाचक विशेषण यह हमेशा एक का बोध कराता है। यह जो है हमेशा एक का बोध कराता है। जैसे हो गया एक एक, हर एक इत्यादि। तो चलिए जो इसका पांचवा है, अब हम इसको मिटाते हैं और पांचवा देखते हैं। देखिए अब इसका हम पांचवा देखते हैं निश्चित संख्यावाचक विशेषण का। इसको हम लोग कई वर्गों में बांटा गया था। देखिए इसमें जो पांचवा है तो इसका पांचवा देखिए जो है
गणना बोधक निश्चित संख्या वाचक विशेषण। जैसे इसका पांचवा जो है गणना बोधक निश्चित संख्या वाचक विशेषण। ये पांचवा जो है गणना बोधक निश्चित संख्यावाचक विशेषण। देखिए जो गणना बोधक निश्चित संख्यावाचक विशेषण, तो गणना बोधक निश्चित संख्यावाचक विशेषण जो है इसके जो है दो भेद हैं। इसके भी जो दो भेद हैं, पूर्णक बोधक और जो अपूर्णांक बोधक। देखिए जो इसका पहला भेद जो है, इसके जो दो भेद हैं, देखिए गणना बोधक निश्चित संख्या वाचक विशेषण, इसके जो है दो भेद हैं। इसके जो दो भेद हैं, पहला जो है पूर्णांक बोधक। इसका पहला जो है देखिए जो है इसमें जो है इसमें पूर्णांकों को रखा गया है। देखिए पूर्णांक बोधक जो है इसमें जो है पूर्णांकों को रखा गया है। तो जैसे हो गया देखिए हो गया 1 2 3 4 5 इत्यादि। देखिए जैसे इसमें पूर्णांक बोधक, इसमें पूर्णांकों को रखा गया है। तो जैसे हो गया 1 2 3 4 5 इत्यादि। इत्यादि का मतलब और दूसरा जो, चलिए हम इसको एक बार देख लेते, दोहरा लेते हैं इसे। पांचवा जो है गणना बोधक निश्चित संख्या वाचक विशेषण, इसके जो दो भेद हैं। देखिए जो पहला है पूर्णांक बोधक और दूसरा जो है अपूर्णांक बोधक। तो पूर्णांक बोधक जो इसमें पूर्णांकों को रखा गया है। तो जैसे हो गया 1 2 3 4 5 इत्यादि। तो चलिए हम इसको मिटाते हैं। और दूसरा जो है दूसरा जो अपूर्णांक बोधक, दूसरा जो अपूर्णांक बोधक, दूसरा जो अपूर्णांक बोधक, इसमें निश्चित पूर्णांक नहीं होते। इसमें निश्चित पूर्णांक नहीं होते। देखिए जो अपूर्णांक बोधक, इसमें जो है निश्चित पूर्णांक नहीं होते हैं। इसमें जो है निश्चित पूर्णांक नहीं होते हैं। जैसे हो गया, जैसे देखिए जैसे हो गया आधा, पौना इत्यादि।
देखिए इसका जो दूसरा है गणना बोधक निश्चित संख्यावाचक विशेषण, इसके जो दो भेद थे, तो एक हमने पढ़ा और दूसरा जो है, पहला जो हमने पढ़ा पूर्णांक बोधक और दूसरा जो अपूर्णांक बोधक। इसमें जो है निश्चित पूर्णांक नहीं होते, इसमें जो है निश्चित पूर्णांक नहीं होते, जैसे आधा, पौना इत्यादि। तो चलिए अब इसको मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो देखिए इसमें जो है, देखिए अब अगला जो है वह है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। देखिए इसमें जो अंतिम वाला है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। चलिए इसके जो है, देखिए संख्यावाचक विशेषण के दो भेद हैं। तो जब पहला भेद हम लोग पढ़ चुके, अब दूसरा भेद जो है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, इसका दूसरा भेद जो है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। देखिए इसका जो दूसरा भेद है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण जो है, इसमें हजारों, इसमें जो है, इसमें संख्याएं हमेशा अनिश्चित होती है, इसमें जो है संख्या हमेशा निश्चित होती है। इसमें जो हमेशा संख्या अनिश्चित होती है, इसमें इसमें हमेशा संख्या जो है अनिश्चित होती है। देखिए अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, इसमें हमेशा संख्या जो अनिश्चित होती है, इसमें हम संख्या को नहीं बता सकते, इसमें जो है, इसमें हम संख्या को नहीं बता सकते, हम संख्या को, इसमें हम संख्या को नहीं बता सकते। इसमें जो हम संख्या को नहीं बता सकते, जैसे हो गया कुछ लोग, कई लोग, बहुत लोग। देखिए इसमें जैसे हो गया, जैसे कुछ लोग, कई लोग। देखिए इसमें जो है कुछ लोग, कई लोग, बहुत लोग, तो इसमें हो गया बहुत लोग इत्यादि। देखिए इसमें जिसकी संख्या निश्चित अनिश्चित है, तो जिसकी संख्या निश्चित नहीं है, जैसे हो गया कुछ लोग, कई लोग, बहुत लोग इत्यादि से, इसमें
इसकी संख्या जो है निश्चित नहीं है। जैसे कुछ लोग, यह निश्चित नहीं है कि हाँ 10 लोग 12 लोग हैं, कई लोग, मतलब यह जो है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो गया। तो देखिए निश्चित और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण पर उदाहरण जो है, चलिए हम इसको मिटाते हैं, इसका उदाहरण देखते हैं। देखिए एक बार इसको दोहरा लीजिए। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, इसमें हमेशा संख्या अनिश्चित होती है, इसमें जो हमेशा संख्या अनिश्चित होती है, इसमें हम संख्या को नहीं बता सकते। इसमें जैसे हम लोग संख्या को नहीं बता सकते, तो जैसे इसमें हो गया कुछ लोग, कई लोग, बहुत लोग इत्यादि। तो आइए अब हम लोग निश्चित और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के उदाहरण देखते हैं। देखिए आइए, देखिए हमने निश्चित और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के उदाहरण देखते हैं। देखिए निश्चित, निश्चित और अनिश्चित, निश्चित और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के उदाहरण। देखिए जो है निश्चित और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के जो उदाहरण, तो देखिए अब हम लोग जो देखते हैं कि मान ने 3 दर्जन केले खरीदे। देखिए इसमें इसका उदाहरण जो है, उदाहरण जो है मान ने 3 दर्जन केले खरीदे। देखिए इसमें जो माँ ने 3 दर्जन केले खरीदे, तो देखिए यहाँ जो है निश्चित है कि 3 दर्जन केले खरीदे। तो देखिए यह जो है निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। तो देखिए माँ ने 3 दर्जन केले खरीदे। तो देखिए जो 3 दर्जन वह निश्चित है कि माँ ने 3 दर्जन केले खरीदे, तो यह जो है निश्चित संख्यावाचक विशेषण हो गया। देखिए दूसरा उदाहरण जो है, वह कई रोटी खाता है। देखिए वह कई रोटी खाता है, तो यह देखिए निश्चित नहीं, वह कई रोटी खाता है, तो यह जो है अनिश्चित है। तो देखिए यह जो है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। देखिए वह कई रोटी खाता है, वह देखिए अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। तो देखिए अब इसका अगला उदाहरण जो है, तीसरा जो है इसका उदाहरण है, देखिए इसका जो अगला उदाहरण है, राधा ने
कोट खरीदी। देखिए राधा ने 3 कोट खरीदी। तो यहाँ देखिए जो 3 कोट है वह निश्चित है। देखिए 3 कोट, देखिए यह निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। निश्चित संख्यावाचक विशेषण। देखिए यह जो है निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। तो देखिए निश्चित और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के उदाहरण। तो इसका जो देखिए पहला उदाहरण है, माँ ने 3 दर्जन केले खरीदे। तो 3 दर्जन देखिए जो निश्चित है कि माँ ने 3 दर्जन ही केले खरीदे। तो यह जो है निश्चित संख्यावाचक विशेषण हो गया। और देखिए दूसरा जो वह कई रोटी खाता है। तो वह कई रोटी खाता है, यह निश्चित नहीं है कि वह कई रोटी खाता है। तो देखिए यह जो है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो गया। और देखिए तीसरा जो है, राधा ने 3 कोट खरीदी। तो राधा ने जो है 3 कोट खरीदी। तो यहाँ जो 3 कोट है वह निश्चित है कि उसने 3 कोट ही खरीदी। तो इसलिए जो है निश्चित संख्यावाचक विशेषण हो गया। तो चलिए हम इसको मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आप लोग कमेंट करके बताइए कि कक्षा में 30 व्यक्ति बैठे हैं। देखिए यहाँ जो है देखिए जो कक्षा में 30 व्यक्ति बैठे हैं। ये पहला जो है कक्षा में 30 व्यक्ति बैठे हैं। देखिए दूसरा जो है कक्षा में अनेक विद्यार्थी हैं। देखिए जो यह आप लोग कमेंट करके बताइए, कक्षा में 30 व्यक्ति बैठे हैं और कक्षा में अनेक विद्यार्थी हैं। निश्चित और अनिश्चित आपको कमेंट करके बताना है। तो चलिए हम इसको मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अब इसका दूसरा भेद जो है, देखिए इसका दूसरा भेद जो है परिणामवाचक विशेषण। तो इसका जो है संरचना एवं प्रयोग के आधार पर विशेषण के भेद। तो इसके जो 4 भेद है। तो हमने पहला भेद पढ़ चुके। अब दूसरा जो है दूसरा भेद। देखिए दूसरा भेद जो है परिणामवाचक विशेषण। देखिए दूसरा जो है
परिणामवाचक विशेषण। तो देखिए जो है इसका दूसरा फिर जो परिमाणवाचक विशेषण। देखिए यह हमेशा माप तौल के बारे में बताते हैं। यह जो हमेशा माप तौल के बारे में बताते हैं। देखिए जो है यह हमेशा माप तौल के बारे में बताते हैं। यह हमेशा माप तौल के बारे में बताते हैं। तो देखिए जो परिमाणवाचक विशेषण यह हमेशा माप तौल के बारे में बताते हैं। यह जो हमेशा माप तौल के बारे में बताते हैं। तो चलिए देखिए जो इसके जो दो भेद हैं, इसके देखिए इसके जो दो भेद हैं। तो इसका पहला जो भेद है जो निश्चित परिणामवाचक, इसका जो पहला भेद है वह निश्चित परिणामवाचक और दूसरा भेद है अनिश्चित परिणामवाचक। देखिए जो पहला भेद है, पहला जो है निश्चित परिणामवाचक, निश्चित परिणामवाचक। निश्चित परिमाणवाचक। तो देखिए इसका जो पहला भेद है वह निश्चित परिमाणवाचक, जो एक निश्चित माप तौल की वस्तु का बोध कराए, जो एक निश्चित माप तौल की वस्तु का बोध कराए, जो एक निश्चित नाप तौल का बोध कराए। तौल का बोध कराए। जो एक निश्चित नाप तौल का बोध कराए। इसका उदाहरण देखिए, तो इसका उदाहरण देखिए जो है जैसे देखिए इसका उदाहरण जो है 5 किलो आलू हो गया, जो एक निश्चित नापतोल का बोध करा रही है। जैसे हो गया 10 किलो चीनी, देखिए निश्चित परिणामवाचक जो एक निश्चित नापतोल का बोध कराए।
तो जैसे इसका उदाहरण हो गया 5 किलो आलू, क्या किया, निश्चित है 5 किलो आलू है, 10 किलो चीनी और 20 किलो पनीर। देखिए अब देखिए इसमें जो अब दूसरा है निश्चित परिणामवाचक। चलिए हम इसको मिटाते हैं और दूसरा देखते हैं निश्चित परिणामवाचक। देखिए दूसरा जो है अनिश्चित परिणामवाचक। दूसरा जो है अनिश्चित परिणामवाचक। अनिश्चित परिमाणवाचक। अनिश्चित परिमाणवाचक जो एक निश्चित मापतौल का बोध नहीं कराती है। यह जो है यह एक निश्चित मापतौल का बोध नहीं कराती है। मापतौल का बोध नहीं कराती है। नहीं कराती है। देखिए जो है अनिश्चित परिणामवाचक। जो अनिश्चित परिणामवाचक यह एक निश्चित मापतौल का बोध नहीं कराती। यह एक निश्चित मापतौल का बोध नहीं कराती। इसमें जो है मात्रा अनिश्चित होती है। इसमें जो है मात्रा अनिश्चित होती है। इसमें जो है मात्रा अनिश्चित होती है। अनिश्चित होती है। देखिए अनिश्चित परिमाणवाचक जो है यह एक निश्चित मापतौल का बोध नहीं कराती है। यह जो है एक निश्चित मापतौल का बोध नहीं कराती है। इसमें जो है मात्रा जो अनिश्चित होती है। तो जैसे इसका उदाहरण हो गया, इसका उदाहरण देखिए, उदाहरण देखिए हो गया कुछ मीटर कपड़ा। ठीक है, ऐसे उदाहरण है कुछ मीटर कपड़ा, कुछ लीटर दूध, कुछ लीटर दूध। थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा नमक, नमक इत्यादि इत्यादि। देखिए अनिश्चित परिमाणवाचक यह एक निश्चित मापतौल का बोध नहीं कराती है। यह जो है एक निश्चित मापतौल का बोध नहीं कराती। इसमें मात्रा जो है अनिश्चित होती है। इसका उदाहरण जैसे हो गया कुछ मीटर कपड़ा, कुछ लीटर दूध, थोड़ा सा नमक इत्यादि। मतलब देखिए कुछ मीटर कपड़ा, देखिए यह जो है निश्चित नहीं है कितना मीटर कपड़ा है, तो यह जो है अनिश्चित हो गया। जैसे कुछ लीटर दूध, थोड़ा सा नमक। तो चलिए हम इसको मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं।
देखिए हम लोग संरचना एवं प्रयोग के आधार पर विशेषण के तीसरा भेद पढ़ेंगे। देखिए अब विशेषण, तो चलिए अब देखिए संरचना एवं प्रयोग के आधार पर विशेषण के भेद। तो जो इसके हम लोग 2 भेद पढ़ चुके थे, अब तीसरा भेद जो है सार्वनामिक विशेषण। देखिए इसका तीसरा भेद जो है सार्वनामिक विशेषण। देखिए इसका जो तीसरा भेद है सार्वनामिक विशेषण, इसके भी 2 भेद होते हैं। इसके भी देखिए 2 भेद हैं, इसके भी इसके भी 2 भेद हैं। देखिए इसके भी जो 2 भेद हैं, तो देखिए पहला भेद जो है मौलिक सार्वनामिक विशेषण। इसका जो पहला भेद है मौलिक सार्वनामिक विशेषण और दूसरा जो है यौगिक सार्वनामिक विशेषण। तो आइए हम लोग पहला देखते हैं मौलिक सार्वनामिक विशेषण। पहला जो है मौलिक सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण, तो देखिए इसका पहला जो है मौलिक सार्वनामिक विशेषण, तो वे शब्द जो किसी संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता बताते हैं। देखिए वे शब्द जो संज्ञा से पहले आकर, देखिए जो है पहला जो है मौलिक सार्वनामिक विशेषण, वे शब्द जो किसी संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता बताते हैं। देखिए वे शब्द जो किसी संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता बताते हैं। उसकी विशेषता बताते हैं। देखिए मौलिक सार्वनामिक विशेषण जो है वे शब्द जो किसी संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता बताते हैं। जैसे देखिए इसमें हो गया वह, यह, वह, वे, जैसे हो गया जैसे यह, वह, ये, वे इत्यादि। देखिए अब इसका जो देखिए यह मौलिक सार्वनामिक विशेषण। मौलिक सार्वनामिक विशेषण वे शब्द जो किसी संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता बताते हैं। वे शब्द जो किसी संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता बताते हैं मौलिक सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे हो गया यह, वह, ये, वे इत्यादि। चलिए इसका दूसरा जो है यौगिक सार्वनामिक विशेषण। देखिए इसका दूसरा जो है यौगिक सार्वनामिक विशेषण। नामिक विशेषण। देखिए इसका जो दूसरा है यौगिक सार्वनामिक विशेषण, यह 2 अलग अलग शब्दों से मिलकर बने होते हैं। यह देखिए यह 2
अलग अलग शब्दों से मिलकर बने होते हैं। शब्दों से मिलकर बने होते हैं। मिलकर बने होते हैं। देखिए, यौगिक सार्वनामिक विशेषण जो है यह दो अलग अलग शब्दों से मिलकर बने होते हैं। यह जो है दो अलग अलग शब्दों से मिलकर बने होते हैं। जैसे देखिए इसमें हो गया, जैसे जैसा, वैसा, उतना, इतना इत्यादि। तो देखिए जो है सार्वनामिक विशेषण, इसके भी दो भेद हैं। तो इसका जो पहला भेद है मौलिक सार्वनामिक विशेषण, वे शब्द जो किसी संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता बताते हैं। वे शब्द जो किसी संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता बताते हैं। जैसे हो गया यह, वह, ए, वे इत्यादि। और इसका जो दूसरा भेद है वह यौगिक सार्वनामिक विशेषण। यौगिक सार्वनामिक विशेषण जो यह दो अलग अलग शब्दों से मिलकर बने होते हैं। यह जो दो अलग अलग शब्दों से मिलकर बने होते हैं। जैसे हो गया जैसा, वैसा, इतना, उतना इत्यादि। चलिए अब इसका हम मिटाते हैं और जो इसका चौथा भेद देखते हैं। चलिए जब इसका चौथा भेद है, देखिए इसका चौथा भेद जो है गुणवाचक विशेषण। इसका जो चौथा भेद है, देखिए चौथा भेद गुणवाचक विशेषण। इसका जो चौथा भेद है गुणवाचक विशेषण, तो यह हमेशा किसी संज्ञा सर्वनाम के गुण, दोष, आकार, यह जो है गुणवाचक विशेषण। यह हमेशा किसी संज्ञा, देखिए गुणवाचक विशेषण यह किसी संज्ञा सर्वनाम की गुण, दोष, आकार, रंग, स्वाद, दशा, स्पर्श, संज्ञा, संबंधी, स्थान आदि का वर्णन कराता है, तो गुणवाचक विशेषण कहलाता है। तो आइए इसका उदाहरण देखते हैं। जो देखिए इसका उदाहरण जो है वह ईमानदार व्यक्ति है। देखिए इसका उदाहरण जो है वह ईमानदार व्यक्ति है। देखिए वह ईमानदार व्यक्ति है, तो देखिए इसमें वह ईमानदार व्यक्ति है, तो इसमें देखिए जो ईमानदार है वह देखिए इसका गुण है। ईमानदार देखिए जो है गुण है। देखिए इसका दूसरा उदाहरण, देखिए इसका दूसरा उदाहरण जो है आम बहुत मीठा है। देखिए इसका दूसरा जो आम बहुत देखिए मीठा जो है स्वाद है।
देखिए यहाँ आम बहुत मीठा है। देखिए इसमें मीठा जो है स्वाद है। और चलिए एक बार हम इसको दोहराते हैं। गुणवाचक विशेषण, यह किसी संज्ञा सर्वनाम की गुण, दोष, आकार, रंग, स्वाद, दशा, स्पर्श, संज्ञा संबंधी स्थान आदि का वर्णन करता है। देखिए इसका उदाहरण जो वह ईमानदार व्यक्ति है। तो देखिए ईमानदार जो है इसका गुण है, तो ईमानदार व्यक्ति है, तो यह व्यक्ति का जो गुण है ईमानदार। और आम बहुत मीठा है, तो देखिए यह जो मीठा वह स्वाद है, तो आम का स्वाद जो है मीठा है। तो चलिए हम इसको मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो आइए अब हम लोग आगे देखते हैं कि विशेष चलिए देखिए जो अंतिम हेडिंग है वह है विशेषण की अवस्थाएं। देखिए जो है हम लोगों की अंतिम हेडिंग है विशेषण की अवस्थाएं। तो देखिए विशेषण की अवस्थाएं, विशेषण की अवस्थाएं। तो देखिए अब हम लोगों की जो है आखिरी हेडिंग है और जो है विशेषण की अवस्थाएं। तो देखिए विशेषण की जो है 3 अवस्थाएं होती है। विशेषण की 3 अवस्थाएं होती है। देखिए विशेषण की अवस्थाएं, विशेषण की जो 3 अवस्थाएं होती है, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। तो आइए देखिए जो है देखिए पहला जो है मूलावस्था, देखिए मूलावस्था, और दूसरा जो है उत्तमावस्था, देखिए पहला जो मूलावस्था, दूसरा जो उत्तरावस्था और तीसरा जो है उत्तमावस्था। तो देखिए जो विशेषण की अवस्थाएं, तो विशेषण की जो 3 अवस्थाएं हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था और जो है उत्तमावस्था। तो देखिए मूलावस्था जो है जब किसी से तुलना न हो। देखिए मूलावस्था जब किसी से तुलना न हो, जब किसी से कोई तुलना न हो। देखिए जो मूलावस्था है जब किसी से कोई तुलना न हो, जब किसी से कोई तुलना न हो। देखिए जो जब किसी से कोई तुलना न हो, जैसे उदाहरण हो गया नीम कड़वा है, जैसे उदाहरण है
कड़वा है। जैसे इसका उदाहरण है नीम कड़वा है, और दूसरा देखिए वह ईमानदार है। देखिए जो है मूलावस्था जब किसी से कोई तुलना न हो तो वह मूलावस्था होती है। जैसे इसका उदाहरण है नीम कड़वा है और दूसरा जो है वह ईमानदार है। अब देखिए उत्तरावस्था जब किसी इसमें जो है जब किसी दूसरे से तुलना हो। देखिए उत्तरावस्था जो है जब किसी दूसरे से तुलना हो। जैसे इसका उदाहरण है, जैसे इसका उदाहरण देखिए नीम करेले से भी कड़वा है। देखिए जो उदाहरण इसका है नीम करेले से भी कड़वा है। देखिए इसका दूसरा उदाहरण है वह मोहन से ईमानदार है। ईमानदार है। देखिए जो उत्तरावस्था इसका उदाहरण जो है नीम करेले से भी कड़वा है। इसका दूसरा उदाहरण जो है वह मोहन से ज़्यादा ईमानदार है। वह मोहन से ज़्यादा ईमानदार है। अब देखिए इसका उत्तमावस्था जो है जब सभी से तुलना की जाए। इसमें जो है जब सभी से तुलना की जाए। देखिए उत्तमावस्था जो है जब सभी से तुलना की जाए। जैसे हो गया नीम सबसे कड़वा है। देखिए इसका उदाहरण जो है नीम सबसे कड़वा है। नीम सबसे कड़वा है। इसका दूसरा उदाहरण देखिए राम ईमानदार है। राम सबसे ईमानदार है। देखिए इसका तो चलिए देखिए अब हम लोग इसको एक बार दोहराते हैं। जैसे विशेषण की अवस्थाएं, विशेषण की 3 अवस्थाएं होती है, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। तो मूलावस्था जो है जब किसी से कोई तुलना न हो,
तो वह मूला अवस्था होती है। जैसे उदाहरण हो गया नीम कड़वा है, इसमें किसी से तुलना नहीं हो रही है। और दूसरा उदाहरण देखिए वह ईमानदार है, देखिए इसमें भी किसी से तुलना नहीं हो रही है, बस वह ईमानदार है। और देखिए इसका दूसरा जो है उत्तरा अवस्था, जब किसी दूसरे से तुलना की जाए, जब किसी दूसरे से तुलना की जाए तो वो जो है उत्तरा अवस्था होती है। जैसे इसका उदाहरण है नीम करेले से भी कड़वा, यह जो है नीम करेले से भी कड़वा है। तो इसमें देखिए दूसरे से तुलना की जा रही है। और देखिए वह मोहन से ज़्यादा ईमानदार है, तो देखिए जो है वह मोहन से ज़्यादा ईमानदार है, तो इसमें भी दूसरे से तुलना की जा रही है। और तीसरा देखिए जो है उत्तमावस्था, जब सभी से तुलना की, जिसमें जो है सभी से तुलना की जाती है। तो इसका उदाहरण जैसे देखिए नीम सबसे कड़वा है, नीम जो है सबसे कड़वा है, तो देखिए यह जो है सभी से तुलना की जा रही है। और दूसरा देखिए जो राम सबसे ईमानदार है, तो देखिए इसमें भी दूसरे से तुलना की जा रही है। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। अब हम लोग कल अगला अध्याय शुरू करेंगे।